हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और सोलफुल पोएम की, सरोजिनी नायडू जी की विलेज सॉन्ग। ये एक ऐसी पोएम है जो ना सिर्फ भारत के रूरल कल्चर को सेलिब्रेट करती है बल्कि एक लड़की के इमोशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एक्सप्लोर करती है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता का बैकग्राउंड और पोएट का इंस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनकी लिखी कविता विलेज सॉन्ग एक आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है इंडियन विलेजेस की सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी का। इस कविता के पीछे का इंस्पिरेशन उनका डीप कनेक्शन था भारत के रूरल लाइफ के साथ। उन्होंने गांव के जीवन की सुंदरता, संस्कृति और हार्डशिप्स को एक्सपीरियंस किया और अपनी कविताओं के माध्यम से इन इमोशंस को कैप्चर किया। उन्होंने अपनी पोएम में भारत की धरती की खुशबू, गांव के जीवन की सिंप्लिसिटी और एक लड़की के मन के डाउट्स और डिलेमास को उतारा है। विलेज सॉन्ग एक फोक इंस्पायर्ड पोएम है जो हमें एक रूरल लड़की के मन की बात सुनाती है। अब चलिए इस कविता के समरी को समझते हैं। कविता एक यंग गांव की लड़की की बात करती है जो गाने के रूप में अपने दिल के इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। उस लड़की के सामने दो चॉइसेस हैं। एक तरफ है दुनिया की मोहमाया, सुख और मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बुलावा, और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल और पीसफुल लाइफ का बुलावा जो उसे मंदिर और गंगा के पास बुला रहा है। ये पोएम एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन लाइफ के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का, दुनिया की भाग दौड़ और संतोष और शांति के बीच का संघर्ष। इस कविता के माध्यम से सरोजिनी नायडू ने एक पोएटिक इमेजरी क्रिएट की है जहां हम एक रूरल लड़की की इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। अब बात करते हैं पोएट सरोजिनी नायडू जी की। सरोजिनी नायडू एक सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट और फ्रीडम फाइटर थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके मेलोडियस और लिरिकल पोइट्री के लिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने अपने पोएम्स के माध्यम से न सिर्फ भारत के विलेजेस की ब्यूटी को कैप्चर किया बल्कि इंडियन कल्चर की फोक ट्रेडिशंस और वुमेन के एक्सपीरियंसेस को भी एक्सप्लोर किया है। सरोजिनी नायडू जी की पोएम में इंडियन इथोस और फोक ट्रेडिशंस की झलक मिलती है जो उन्हें रीडर्स के दिल को छू जाती है। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सरोजिनी नायडू जी की पोएम विलेज सॉन्ग। हनी चाइल्ड, वेदर आर यू गोइंग? वुड यू कैस्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Honey child, a loving way to address the child, similar to बेटा और प्यारे बच्चे। और विदर का मीनिंग है an old fashioned word, मीनिंग जिसको हम वेयर है, ओल्ड फैशन वर्ड है ये। वेयर का कहाँ जा रही हो वैसे पूछने वाला एक वर्ड है, वेयर का ओल्ड फैशन वर्ड है विदर। कैस्ट टू थ्रो अवे और डिस्कार्ड, जैसे कि फेंक देना या त्याग देना। ज्वेल्स एक सिंबलिक रीज़न है, जैसे कि वैल्यूएबल थिंग्स के लिए, या फिर कुड बी लिटरल ज्वेल्स भी हो सकती है, या फिर लाइफ प्रीशियस रिलेशनशिप भी हो सकती है। ब्रिजेस ब्लोइंग, हवा के झोंके, जो कि सिंबल है अनसर्टेनिटी क्या, या फिर फ्लिटिंग थिंग्स, ऐसे खो जाने वाली, हमसे दूर जाने वाली चीज़ों का भी हो सकती है। देन गोल्डन ग्रेन का मतलब है अन इम्पॉर्टेंट सिंबल फॉर फूड एंड नरिशमेंट, जो कि सोने जैसा गेहूँ या जो खाना माँ देती है, जो कि पोएम का मीनिंग है। पोएम में जो गोल्डन ग्रेन का मीनिंग है वो खाना जो माँ देती है। और ग्रीव्स टू मेक समवन फील सैड, दुख देना। और लवर प्रेमी या दुल्हा जो शादी के लिए आ रहा है। तो द लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, ये लाइन एक माँ की आवाज़ को दिखाती है जो अपनी बेटी से प्यार भरे शब्दों में पूछ रही है, बेटा तुम कहाँ जा रही हो। इसमें एक अफेक्शनेट और केयरिंग टोन है जो माँ के कॉन्सर्न को हाईलाइट करता है। और यू कैस्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, यहाँ माँ अपनी बेटी से पूछ रही है कि क्या तुम अपने अनमोल रत्न, मतलब उनके अनमोल प्रेसियस ज्वेल्स, हवा के झोंकों में फेंक दोगी। ज्वेल्स यहाँ सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि उनके जीवन के इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स और वैल्यूज़ के लिए एक सिंबलिक मीनिंग रखता है। माँ समझना चाहती है कि ये सब कुछ त्यागना गलत होगा। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेस हैड फेड यू, इस लाइन में माँ याद दिलाती है
कि उसने उसने अपनी बेटी को पालन पोषण दिया है, उसे सोने जैसा गेहूं से खिलाया है और उसका ध्यान रखा है। यहाँ माँ की इमोशनल अटैचमेंट और सेक्रीफाइस को दिखाया गया है। माँ कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ कर जाओगी? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? माँ यहाँ बेटी को याद दिलाती है कि एक दुल्हा जो उसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसे दुख दोगी? यहाँ लवर का मतलब एक रोमांटिक पार्टनर से है जो लड़की के जीवन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है। इस पहला स्टेजा में सरोजिनी नायडू एक माँ की आवाज़ के जरिए बेटी की इमोशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती है। माँ प्यार भरे शब्दों में पूछती है कि क्या तुम अपने रिश्तों और सांसारिक मोह माया को त्याग दोगी? अगले स्टेजा पे चलते हैं। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग टू द coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. यहाँ मदर माइंड जो टर्म है उसका मीनिंग एक अफेक्शन के साथ बुला रही है, मेरी प्यारी माँ। वाइल्ड फॉरेस्ट जो कि रिफ़र करता है अनटच्ड एंड नेचुरल प्लेस जहाँ सिंबलिक है फ्रीडम और पीस की, जंगल है। देन 3 चंपा बाउस जो कि ब्रांचेस होते हैं, चंपा की पेड़ की शाखाएं या फिर उनके ब्रांचेस को बोलते हैं। कोयल हंटेड ये रिफ़र करता है एक एरिया को वेयर द कोयल जो बर्ड होती है, कोयल कोयल चिड़िया, कोयल जो कू करती है ना, वही कोयल। कोयल का गीत गूंजती जगह, वैसे ही एक जगह में। रिवर आइल्स स्मॉल आइलैंड्स विद इन अ रिवर, नदी के छोटे टापू। फिर लोटस लिलीज फ्लावर्स दैट सिंबलाइज प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कमल के फूल। फेरी फोक इमेजिनरी स्पिरिट्स और मिस्टिकल बींग्स जो कि एक हम फेरी जानते हैं, दैट इज़ मिस्टिकल बींग्स जो कि रियल नहीं हो सकते। ये सिंबलाइज करता है एक कॉल टू फ्रीडम और द अननोन, परियों के लोग। फिर ओ लिसन अ प्ली टू पे अटेंशन टू द मिस्टिकल कॉल, सुनो ध्यान दो। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं जंगलों की तरफ जा रही हूँ। ये जंगलों का जिक्र उसकी आज़ादी और स्पिरिचुअल पीस की तलाश को दिखाता है। वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, वो जगह जहाँ चंपा के पेड़ की शाखाएं खिल रही है। चंपा के फूल यहाँ प्रकृति की सुंदरता और एक नेचुरल अनटच्ड जीवन को रिप्रेजेंट करता है। टू द कोयल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, वो नदी के टापू जहाँ कोयल के गीत गूंजते हैं और कमल के फूल चमक रहे हैं। ये एक डिवाइन और मिस्टिकल जगह या जगह का इमेजरी क्रिएट करता है। एक इमेज ऑलरेडी हमारे दिमाग में आ जाता है, ये एक फेरीलैंड टाइप का होगा बोल के, जो लड़की के मन की शांति और सुकून की तलाश को दिखाता है। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, लड़की कहती है कि परियों जैसे अद्भुत लोग मुझे बुला रहे हैं, सुनो। ये एक सिंबलिक कॉल है उसके अंदर की इनर वॉइस या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। इस स्टेंजा में लड़की के अंदर की अर्निंग और स्पिरिचुअल पुल को दिखाया गया है, उसके स्पिरिचुअल पुलिंग को दिखाया गया है। उसका मन एक मिस्टिकल और डिवाइन जगह की तरह उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, जहाँ नेचर की ब्यूटी और शांति उसका इंतज़ार कर रही है। सरोजिनी नायडू यहाँ एक पोइटिक इमेजरी क्रिएट करते हैं जो एक ड्रीमी और मैजिकल दुनिया को एहसास देती है। अगले स्टेंजा पे चलते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटर्ड लेजर, योर ब्राइडल robes are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, यहाँ माँ अपनी बेटी को प्यार से बुला रही है हनी चाइल्ड बोल के। वो अपनी बेटी को बता रही है कि दुनिया सुख और आनंद से भरी हुई है, लाइफ में काफ़ी खूबसूरती और खुशियाँ हैं जो उसे मिस करनी नहीं चाहिए। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटर्ड लेज़र, ये लाइन माँ के लिए एक रिमाइंडर है कि दुनिया में शादी की खुशियाँ, ब्राइडल सॉन्ग्स उसका मतलब है शादी की खुशियाँ, और क्रेडल सॉन्ग्स का मतलब है माँ बनने की खुशी, और सैंडल स्कैंटर्ड लेज़र का मतलब है एक सुखाद या फिर एक सुख शांति भरी ज़िंदगी है। और ये सब एक नई खुशनाल और खुशहाल ज़िंदगी का हिस्सा है जो बेटी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफ्रन ग्लोइंग, यहाँ माँ अपनी बेटी को बता रही है कि उसके शादी के कपड़े
तैयार हो रहे हैं, जो चमकते हुए चांदी और केसर रंग के हैं। ये सिंबलाइज करते हैं एक नई शुरुआत और भी खुशियाँ जो बेटी की ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, व्हिदर आर यू गोइंग। ये लाइन घर की वार्मथ को दर्शाती है। माँ कह रही है कि शादी के लिए बनाए जा रहे जो मीठा है ब्राइडल केक से घर के आंगन में रख कर तैयार हो रहे हैं। और माँ अपनी बेटी से सवाल करती है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें ये सब छोड़ के कहाँ जाना है? तो दोस्तों, इस स्टेंजा में माँ अपनी बेटी को दुनिया की खुशियों और घर की सुकून भरी ज़िंदगी की तरफ खींच रही है या फिर खींचना चाहती है। वो चाहती है कि बेटी अपनी शादी और घर की ज़िंदगी का हिस्सा बने जो प्यार और सुख से भरी हुई है। माँ का ये प्यार और चिंता दोनों ही दिखाई जा रही है। अगले स्टेंजा पे चलते हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कंडेंस सेंस ऑफ सोरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फार स्वेटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, अ मदर माइनर कैन नॉट स्टे, द फेरी folk आर कॉलिंग। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स ऑफ कंडेंसेंस ऑफ सोरो। यहाँ लड़की कह रही है कि शादी के गीत और क्रेडल सॉन्ग्स जो पहले खुशी से भरे थे, अब उनमें दुख की आवाज़ सुनाई देती है। ये फीलिंग्स शायद उसके अंदर के डर और सामाजिक बंधनों के कारण है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। लड़की कह रही है कि आज जो सूरज की रोशनी और खुशी है, वो कल को दुख और मौत के सामने कुछ नहीं है। ये लाइन दिखाती है कि वो समझती है कि हर खुशी का अंत दुख से होता है और जो हम आज महसूस करते हैं वो कल चला जाता है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। लड़की को लगता है कि प्रकृति के साउंड जैसे जंगल में बैठा पानी की आवाज़ वो ज़्यादा सुखद है या फिर बहुत ज़्यादा सुख देती है। ये उसकी डिज़ायर है कि वो एक फ्री और नेचुरल लाइफ जिए जो उसे ज़्यादा खुशी दे सकती है। और मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग। अब वो अपनी माँ से कह रही है कि वो नहीं रुक सकती क्योंकि एक मैजिकल और फ्री स्पिरिटेड दुनिया का बुलावा उसे आ रहा है। फेरी फोक का कॉल उसकी मन की डीप लॉन्गिंग को दिखाता है जो एक पीसफुल और नेचुरल लाइफ की तरह जाता है। तो ये था पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए अब थोड़ा समरी देख लेते हैं कि ये पोएम एक गांव की लड़की की कहानी है जो अपनी माँ से बात कर रही है और अपने मन की बात बता रही है। माँ उससे पूछती है, बेटी कहाँ जा रही हो? तो तुम अपने सोना चांदी की बातें हवा में उड़ा देना चाहती हो क्या, बोल के। क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर जा रही हो जो तुम्हें सोने दिए जाती है, मतलब ऐसे सोने के खाने क्या गोल्डन ग्रेन्स भी दे जाती हैं। तुम अपने शादी के साथी को छोड़कर जा रही हो जो तुम्हें शादी के लिए आ रहा है, ऐसे पूछती है। लड़की जवाब देती है कि माँ, मैं तो वैसे जंगलों में जा रही हूँ जहाँ चंपा के फूल खिल रहे हैं और उस नदी के किनारे जहाँ लोटस चमक रहे हैं, वहाँ वहाँ पे फेरी फोक की आवाज़ सुनाई दे रही है जो उसे बुला रहे हैं। माँ उसे दोबारा समझाने की कोशिश करती है, दुनिया तो खुशियों से भरी हुई है, तुम्हारी शादी के गीत, बचपन के गीत और जो वो मिठाई, वो खुशबू सब तुम्हें कितना सुकून दे रहे हैं। तुम्हारे शादी के कपड़े तैयार हैं, मिठाई बन रही है, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की फिर से अपनी जज्बात बयान करती है। माँ, वो शादी के गीत और बचपन के गीत अब दुख भरे लगते हैं। आज का धूमधाम कल के दुख का संकेत है। मैं तो उन्हीं जंगल की आवाज़ों को सुनना चाहती हूँ जहाँ नदियाँ बह रही है और फेरी फोक की दुनिया मुझे बुला रही है। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर कभी कभी दुनिया के एक्सपेक्टेशंस और हमारे अपने सपनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। लड़की का मन है कि अपनी माँ की बात ना सुनकर अपने सपनों की दुनिया में खो जाना। इस पोएम के ज़रिए सरोजिनी नायडू ने हमें ये दिखाया है कि असली सुख या फिर असली सुकून कभी कभी कन्वेंशनल जीवन में नहीं है, बल्कि अपने सपनों और अपनी मन की बात सुनने में होता है। चलिए अभी थोड़ा लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। इमेजरी फर्स्ट आता है जो कि सरोजिनी नायडू ने अपनी पोएम में बहुत रीच और विविड इमेजरी का यूज़ किया है, जैसे कि चंपा बाउस, कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स और लोटस लिलीज का जिक्र, जो हमें एक ब्यूटीफुल और सिरन नेचर वर्ल्ड का
तस्वीर देता है। ये सारी इमेजेस हमारे जहन में एक पीसफुल और मिस्टिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। फिर आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का यूज़ भी इस कविता में होता है, जैसे बार बार हनी चाइल्ड या फिर ओ विदर आर यू गोइंग का रिपीटेशन है, जो एक रिदमिक और सॉन्ग लाइक क्वालिटी दे रही है। ये रिपीटेशन उन इमोशनल पुल को भी हाईलाइट करता है जो माँ और बेटी के बीच में हो रहा है। रिटोरिकल क्वेश्चन। माँ अपनी बेटी से कई रिटोरिकल क्वेश्चन पूछती हैं, जैसे वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, और वुड यू लिव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू। ये प्रश्न कोई जवाब देने के लिए नहीं होते, बल्कि ये बेटी के डिसीजंस के इम्पैक्ट को समझने के लिए होते हैं। ये माँ के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब है कि एक ऐसे क्वेश्चन जो कि आंसर ढूंढता नहीं है, ठीक है, उसको आंसर नहीं चाहिए होता है, बस उसे एक मेन इम्पैक्ट डालने के लिए ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है पोएम्स में। उसके बाद आता है सिंबलिज्म। पोएम में कई सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं, जैसे ज्वेल्स, ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अपोजिट फॉरेस्ट, रिवर और फेरी फोक एक स्पिरिचुअल और नेचुरल वर्ल्ड को सिंबलाइज करते हैं, जो लड़की के लिए एक आइडियल और फ्री लाइफस्टाइल का प्रतीक है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट, कि कविता में एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट है मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच। माँ की तरफ से दिखाई जा रही है शादी की तैयारी, गीत, मिठाई, ये सब दुनिया की मोह माया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लड़की का मन जंगल के सुकून, फेरिस की आवाज़ और स्पिरिचुअल पीस की तरफ है। ये कॉन्ट्रास्ट बेटी की इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। कुछ जगह पर सरोजिनी नायडू ने पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ की है, जैसे द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक अ कॉलिंग में। यहाँ फेरी फॉक को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दिया गया है, जैसे वो बुला रहे हो, जो उन्हें एक लिवली और एक्टिव कैरेक्टर बना देता है। एलिट्रेशन। कविता में एलिट्रेशन का भी यूज़ है, जैसे गोल्डन ग्रेन और ब्राइडल रोब्स में। ये पोइटिक साउंड क्वालिटी ऐड करता है और रिदम को एनहेंस करता है। फिर आता है मेटाफोर। लड़की का मन जंगल और नदियों की तरफ जाना एक मेटाफोर है, अपनी रियल लाइफ से भागकर एक आइडियल वर्ल्ड की तरफ जाने का। ये मेटाफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ इस लड़की का सफ़र दर्शाता है। टोन यहाँ पे थोड़ा इमोशनल फील्ड और रिफ्लेक्टिव है। माँ का टोन कॉन्सर्न्ड या फिर और ज़्यादा प्लीडिंग है, जबकि लड़की का टोन रिबेलियस और ड्रीमी है। ये कॉन्ट्रास्टिंग टोन्स उसके या फिर उनके इमोशंस और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करता है। यहाँ पर ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है, जैसे कि ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंटेंसेस ऑफ सोरो। ये लाइन एक ऑक्सीमोरन है, क्योंकि शादी और बचपन के गीत आमतौर पे खुशी और उम्मीद का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ उनमें दुख का एलिमेंट ऐड किया गया है, जो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को क्रिएट करता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और राइम स्कीम की। विलेज सॉन्ग की स्ट्रक्चर सिंपल और रिदमिक है। पोएम में 4 स्टेंजास है। हर स्टेंजा में 4 लाइन्स का है। हर स्टेंजा 4 लाइन का है, जो एक क्वाट्रेन का फॉर्मेट फॉलो करता है। यह स्ट्रक्चर फोक पोइट्री की ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ हर स्टेंजा एक न्यू आइडिया या इमोशन को एक्सप्लोर करता है। राइम स्कीम की बात करें तो हर स्टेंजा का राइम स्कीम ए बी है, मतलब पहली और तीसरी लाइन का राइम होता है, दोनों मिलते हैं, और दूसरी और चौथी लाइन का भी, जैसे कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, ए है। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिज ब्लोइंग, बी है। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन इज फेड यू, ए है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, ये बी है। ये राइम स्कीम और स्ट्रक्चर पोएम को एक फ्लो और रिदम देता है, जो रीडर को ईजिली एंगेज करता है। तो ये थी फुल ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।